इसमें हम जो है सौर मंडल के बारे में पढ़े थे और बताए थे सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह सब घूमता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह सब घूमता है। ठीक, हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सब ग्रह के बारे में देखे थे। आज हम बेसिकली पृथ्वी के बारे में देखते हैं, पृथ्वी किस प्रकार का गति करता है, पृथ्वी का गति के बारे में देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी दो प्रकार का गति करता है, एक घूर्णन गति कहते हैं, दूसरे को कौन सा गति कहते हैं, परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता है। मान लीजिए पृथ्वी, हालांकि ये पृथ्वी नहीं है, तो ये अपने अक्ष पे घूमने का मतलब है अपने जगह पे ही ये ऐसे रोटेट करता है, अपने जगह पे ही ये इस प्रकार से घूम रहा है। इस गति को ही कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। और इस गति के कारण ही दिन और रात होता है, इस गति के कारण ही दिन और रात होता है। मान लीजिए कि कैमरा एक सूरज है, क्या है? सूरज है, सन है, जहां से रोशनी आता। हम पृथ्वी, हम क्या है? पृथ्वी। अगर हम इस इधर से अभी घूमे हुए हैं तो सूरज का रोशनी हम पे आएगा, ठीक है ना? तो सूरज का रोशनी हम पे आएगा तो इधर क्या होगा? दिन होगा, इधर क्या होगा? और पीछे क्या सूरज का रोशनी पड़ेगा? क्योंकि सूरज आगे है, सामने है, तो पीछे तो पड़ेगा नहीं, तो पीछे क्या रहेगा? अंधेरा, रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम अपने अक्ष पे घूमे, देखिए हम घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। अब बताइए, यहाँ जो दिन था अब धीरे धीरे शाम होने लगेगा और पीछे जो अंधेरा था अब यहाँ धीरे धीरे क्या होगा? सुबह होगा। फिर हम पूरा घूम गए, अब जहाँ सुबह था वहाँ क्या हो गया? दिन हो गया, जहाँ शाम था वहाँ रात हो गया। तो दिन और रात बदल गया कि नहीं बदल गया? क्यों बदला? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है? घूमती है। और इसी को कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। इस गति के कारण दिन और रात होता है। कितने घंटे में दिन और रात होता है? 24 घंटे। इसका मतलब एक बार घूमने में, एक बार पूरा ऐसे घूमने में पृथ्वी को लग जाता है 24 घंटा। कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है। तो किस गति के कारण दिन और रात होता है? घूर्णन गति। घूर्णन गति तो हम समझ ले, एक और गति है उसको कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? पृथ्वी दोनों गति साथ साथ करता है, दोनों गति साथ साथ करता है। परिक्रमण गति का मतलब होता है परिक्रमा करना। क्या करना? सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाता है पृथ्वी, इसी को कहते हैं परिक्रमण। ये सूर्य है, मान लीजिए फिर से ये सूर्य है, सॉरी ये पृथ्वी या सूर्य जो भी है, तो ये क्या करेगा? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए। चक्कर लगाने वाला गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। सिर्फ परिक्रमण ही नहीं करेगा, ये अपने अक्ष में भी घूमते जगह, ये अपने अक्ष में भी घूमते जाएगा। तो यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति समझ ली। परिक्रमण गति के कारण ही साल बदलता, 365 दिन लग जाता। सूरज का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है? 365 दिन, कुछ घंटा लगता है, जिससे क्या बदल जाता है? साल। तो साल का बदलना किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति। ठीक, अब हम थोड़ा जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आकार एक, पृथ्वी पर किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा पोजीशन कहाँ है, कौन सा जगह कहाँ है, उसके लिए हम जो है उसमें कुछ काल्पनिक रेखा ड्रॉ किए हैं, बनाए हैं, उसको कहते हैं अक्षांश और देशांतर। इसका क्या काम है अक्षांश और देशांतर के? चलिए आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरा घर जो है शिव मंदिर, कोई कहेगा शिव मंदिर से आगे और बॉर्डर से पहले है, कोई कहेगा कि नहीं कहेगा? कोई कहेगा कि ये स्कूल से जो सामने में जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उनसे पीछे है और अंकित के घर से आगे है। कह सकता है कि नहीं कह सकता? इस प्रकार से हम जो है हम अपने घर का स्थिति बताएं कहाँ पे? मंदिर से पहले और बॉर्डर के, ठीक है ना? तो इस प्रकार से किसी भी जगह का स्थिति पता करना रहे अगर पृथ्वी पे, उसके लिए हम कुछ काल्पनिक रेखा का सहारा लेते हैं, उसको कहते हैं देशांतर और अक्षांश। तो अब हम समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। पृथ्वी, देखो ये दोनों रेखा कैसा है? काल्पनिक। कैसा है? काल्पनिक का मतलब है ये कहीं पृथ्वी पे मिलेगा नहीं। अगर पूछ दिया जाए कि बताइए अक्षांश रेखा जो बना हुआ है पृथ्वी पर, यह प्लास्टिक से बना है या लोहा से, तो हम कहेंगे ये किसी से नहीं बना है, क्योंकि ये काल्पनिक है। हम अपने अध्ययन को आसान करने के लिए पृथ्वी पे कौन सा चीज कहाँ, इसको पता करने के लिए हम जो है मैप पे यह बनाए हैं। किस पे बना है? मैप पे, ठीक ना? अच्छा, पृथ्वी का अगर मैप बोले तो वो बोलेंगे ग्लोब। ग्लोब के जैसा लगता है देखने में,
किसके जैसा? जैसे कोई बच्चा अगर हाथी नहीं देखा है तो हाथी का खिलौना देख करके समझ जाता है कि हाँ हाथी को सूंड होता होगा, पूंछ होता होगा, 4 पैर, या हाथी काला रंग का। उसी प्रकार हम पूरे पृथ्वी को एक बार तो नहीं देख सकते हैं, क्या हम ग्लोब को तो देख सकते हैं? देखना स्कूल में जाना ना, तुम लोग टेबल पे रखा रहता गोलका गोलका ऐसे फुटबॉल के जैसा तुम लोग को लगेगा, ठीक है ना। उसमें देखना ऐसे ऐसे लाइन रहेगा, कुछ कुछ देश का नाम रहेगा, फिर महासागर का नाम रहेगा, तो वो पृथ्वी का नक्शा बता रहा है। क्या बता रहा है? और पृथ्वी का नक्शा कौन बताता है? ग्लोब, ठीक ना। ग्लोब मानो कि पृथ्वी का खिलौना है, पृथ्वी का खिलौना, क्योंकि पूरे पृथ्वी को हम एक बार तो देख नहीं सकते, इसीलिए एक खिलौना बना दिया है ताकि हमें सारा जानकारी उससे प्राप्त चल जाए। तो अक्षांश और देशांतर रेखा काल्पनिक है, हम जानते हैं आगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, पहचान इसका क्या है। जो भी पूरब से पश्चिम जो भी लाइन होगा इस प्रकार से, देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने के लिए आप यहाँ डायरेक्शन को देखिए। जब भी अगर हम कहीं ऊपर की ओर जाएंगे तो कहीं उत्तर नक्शे में, अगर नीचे की ओर मान लीजिए यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हुआ? दक्षिण। अगर यहाँ से हम इधर जा रहे तो क्या हुआ? पश्चिम। अगर मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, खड़े खड़े मन हुआ हमको ऊपर जाने का तो सॉरी ऊपर मतलब हाँ उत्तर, हाँ वो वाला ऊपर नहीं। और अगर हम इधर जाए तो पूरब। तो डायरेक्शन हम समझ गए, नक्शे पे डायरेक्शन इस प्रकार का होता है, तुम लोग को कई बार हम क्लास में बताएं। फिलहाल देखते हैं जो पूरब से पश्चिम जो लाइन है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो अक्षांश रेखा के बीच का दूरी बराबर लगभग दिख रहा है, तो अक्षांश रेखा का जो बीच का दूरी क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? अक्षांश रेखा का बीच का दूरी बराबर होता है, सेम होता है, और 111 किलोमीटर होता है। बीच का दूरी 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश के बीच का दूरी 111 किलोमीटर होता है। इस बात को भी तुम लोग लिख लेना। टोटल अक्षांश 181 है। टोटल अक्षांश रेखा कितना है? 100। फिर बताओ अक्षांश रेखा किससे बना है? तांबे के तार से या लोहे के तार से? ना तांबा ना लोहा, ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? ये कहीं भी है नहीं, बस हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए ऐसा मानचित्र पे बना करके पढ़ते हैं। समझ में आ गया? कोई पूछे तांबा या लोहा, कहीं किसी का नहीं है, ये काल्पनिक रेखा। काल्पनिक मतलब सिर्फ सोचते हैं, जैसे सपना देखता है, क्या वो हकीकत में होता है? तो सपना सिर्फ, हाँ जैसे सपना हकीकत में, तो वैसे काल्पनिक चीज भी सपना ही हुआ। क्या हुआ? सपना ही हुआ, समझो। तो अक्षांश कितना है टोटल? 100। अक्षांश के बीच का दूरी 111 किलोमीटर, ठीक ना। अब हम चलते हैं पूरब से पश्चिम वाले लाइन तो देख लिया अक्षांश। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा। जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दे उस रेखा को कहेंगे, यह रेखा उत्तर से कहाँ होता है? दक्षिण की ओर। इसको क्या कहते हैं? देशांतर। तुम देशांतर को अगर देखो तो यहाँ ध्रुव पे, यहाँ ये उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे देखो तो अक्षांश रेखा आकर के मिल रहा, सॉरी देशांतर रेखा आकर के मिल रहा है। तो देशांतर रेखा कहाँ नजदीक हो रहा है? ध्रुव पे। कहाँ पे? और दूर दूर कहाँ पे है? बीच में। बीच में देखो दूर दूर हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ ध्रुव पे क्या नजदीक नजदीक है कि नहीं है? तो अक्षांश रेखा का जो दूरी है यह घट जाता है ध्रुव पे, और नजदीक में यानी बीच में दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। ये रहा अक्षांश और देशांतर रेखा। फिर से देख लो, जब पूरब से पश्चिम लाइन रहे तो अक्षांश रेखा, जब उत्तर से दक्षिण रहे तो देशांतर रेखा। हम इसको एक ग्लोब के अंदर ही समझाने का कोशिश किए। अच्छा ग्लोब क्या है अगर पूछे तो बोल देंगे पृथ्वी का नक्शा है। क्या है? यानी पृथ्वी जैसा दिखता है वैसे हूबहू उसका क्या है? खिलौना है, नक्शा है। और यहाँ पे हम अक्षांश और देशांतर दोनों दिखा दिए, अक्षांश और देशांतर दोनों दिखा दिए हैं। चलो इसको लिखो। अक्षांश और देशांतर के बारे में जाने, उसमें से कुछ हम अक्षांश, प्रमुख अक्षांश के बारे में देखते हैं। ठीक, जो अक्षांश पृथ्वी के बीचों बीच है यानी कि 0 डिग्री पे जो पृथ्वी के बीचों बीच है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? यानी कि यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है, बीच में है तो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक ना, तो उसको कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कितना डिग्री से जाता है? 0 डिग्री से। इसी का एक दूसरा भी नाम है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? देखिए विषुवत रेखा से उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, और यहाँ विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एक रेखा है, उसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और
विषुवत रेखा से यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण जो है यह कहलाता मकर रेखा। क्या कहलाता है? मकर रेखा है ये। ठीक, तो जो बीचों बीच है 0 डिग्री पे विषुवत रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर है वो कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिण है वो मकर रेखा है। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत जलवायु समझने के लिए आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य का जो स्थिति है, सूर्य का स्थिति वो हमेशा विषुवत रेखा के इर्द गिर्द रहता है। कहाँ रहता है? विषुवत रेखा के आसपास, यानी कि सूर्य जो है विषुवत रेखा पे सीधा प्रकाश डालता है। विषुवत रेखा पे सूर्य प्रकाश क्या होगा? डायरेक्ट पड़ेगा, यानी कि लंबवत पड़ेगा। लंबवत सूर्य का प्रकाश कहाँ लंबवत पड़ेगा? विषुवत रेखा के आसपास, यानी कि इस क्षेत्र में जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा गर्मी होता। क्या होता है? ज्यादा गर्मी। वैसे भी मान लीजिए आप लोग दोपहर में क्या होता है, डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ज्यादा गर्मी कब होगा? दोपहर में। यहाँ विषुवत रेखा के साथ यही कंडीशन, हमेशा सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा गर्मी। ठीक, अच्छा मान लीजिए टॉर्च यहाँ देंगे तो ज्यादा प्रकाश सही ना आएगा, ज्यादा प्रकाश आएगा तो ज्यादा गर्मी। अच्छा फिर धीरे धीरे दूर जाएंगे तो प्रकाश कम होगा कि नहीं होगा? प्रकाश कम होगा तो गर्मी के साथ थोड़ा ठंडी भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी इस वाले क्षेत्र में गर्म तो रहता है, गर्म के साथ साथ ठंडा भी रहता है। क्या रहता है? गर्म भी रहता है और ठंडा भी रहता है। लेकिन यहाँ एक बदमाशी क्या करता है, आवाज एक भी नहीं आना चाहिए। ठीक ना, यहाँ अब देखो, ठीक है, अगर हम टॉर्च दिए तो यहाँ पे ज्यादा रोशनी तो ज्यादा गर्मी, फिर धीरे धीरे रोशनी घटते गया तो गर्मी के साथ साथ ठंडा आया। एक ऐसा भी जगह आएगा जहां रोशनी नहीं के बराबर पहुंचेगा तो बहुत लेट से पहुंचेगा, जहां सूर्य का रोशनी कम रहा या लेट से पहुंचेगा, नहीं के बराबर है, वहां क्या हो जाएगा? ठंडा ही ठंडा। क्या हो जाएगा? ठंडा ही ठंडा। ठीक ना, ठंडा इतना कि वहां बर्फ रहेगा। क्या रहेगा? बर्फ जम जाएगा। क्या जम जाएगा? बर्फ जम जाएगा। चलिए हम इसका नाम जानते हैं, ये बीच वाले भाग जहां गर्मी ही गर्मी पड़ता है, कहते गर्मी लग रहा है। क्या लग रहा है? उसको उष्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण। उष्ण का मतलब गर्मी होता है, उष्ण का मतलब गर्मी, तो इसका नाम होता है उष्ण कटिबंध। क्या नाम है? उष्ण कटिबंध। ये रहा उष्ण कटिबंध। क्या रहा? उष्ण कटिबंध। अच्छा, उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? कर्क और मकर के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हमेशा सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, इसीलिए यहाँ ज्यादा गर्मी है, इसीलिए इसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंध। फिर कर्क रेखा से ऊपर या मकर रेखा से नीचे जाएंगे तो इस वाले क्षेत्र में गर्मी के साथ साथ ठंडा है, तो शीत भी है और उष्ण भी है, तो इसको कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीत और उष्ण, यानी गर्मी और ठंडी दोनों है, तो शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। यहां भी देखिए गर्मी और ठंडा दोनों है, तो यहां इसके बीच क्या कहलाएगा? शीतोष्ण, संतोष नहीं, शीतोष्ण कटिबंध। और एक और लास्ट में क्या है? सूर्य का प्रकाश नहीं के बराबर पहुंचा ध्रुव के आसपास, तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, हमेशा बर्फ ही जमा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ये नीचे वाला भी क्या कहलाएगा? ये शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीत। फिर से समझ लो, जो विषुवत रेखा के आसपास जो है सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, विषुवत रेखा के आसपास सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या गर्मी है, गर्मी होने के कारण इस कटिबंध को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। फिर जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कम पहुंचा इधर, तो यहाँ गर्मी के साथ साथ ठंडा मिला, इसलिए इसको क्या कह दिए? शीतोष्ण कटिबंध। और सबसे लास्ट में सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुंच पाता है, नहीं के बराबर पहुंचता है, उसको कहते हैं, वहां बर्फ ही जमा रहता है, उसको कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। ठीक, इतना हो गया।